So hello guys, here we are going to start chapter number 5 of periodic classification of elements. As I have told you in the last video that क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं. वो एक शॉर्ट वीडियो था विद अ सॉन्ग, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ चैप्टर्स आने वाले हैं, तो उन्हीं की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं. सबसे पहले हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ periodic classification of elements. Okay, hope you like it. If you like the video, you should tap the like button. If you want to subscribe the channel, you can, because 10th क्लास का यहाँ पर हम बहुत सारा कुछ डिस्कवर कर चुके हैं और कर रहे हैं, ऑन गोइंग है ये चीज़. तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशंस आएँ. अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशंस नहीं आएँ तो बेल आइकन को प्रेस ना करें, केवल सब्सक्राइब बटन को टैप कर दें ताकि आप और हम आपस में जुड़े हुए रहें. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, अच्छा मैं अंडरलाइन करती जाऊँगी जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा या फिर मुझे लगेगा आपको जानना ज़रूरी है, या फिर अंडरलाइन करने से उस पर फोकस बना रहेगा, तो मैं उसको अंडरलाइन या शेड या सर्कल कर दिया करूँगी. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डोबनियर्स, दिस इज़ नॉट ट्रायोडिक, दिस इज़ ट्रेड्स. डोबनियर्स ट्रायड्स, सो बेसिकली इसकी स्पेलिंग है, दिस इज इट्स स्पेलिंग. ठीक है, डोबनियर्स ट्रायड्स. In the year 1817, now you have to remember this year. Okay, in the year 1817, the name John Wolfgang Dobernier, John Wolfgang Dobernier tried to arrange the elements with similar properties into groups. First attempt was made by Dobernier, John Wolfgang Dobernier, in the year 1817, and he just tried to arrange the elements with similar properties into groups. He identified same groups having 3 elements each. He identified same groups having, wait a second. Okay, so he identified same groups having 3 elements each. So he called these groups triads. So here is the word triads, right? तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया सेम ग्रुप्स हैविंग, कुछ सेम नहीं, यहाँ पर शायद वर्ड होना चाहिए सम, बिकॉज देयर आर मिस्टेक्स टू, मिस्टेक्स भी काफ़ी सारी हैं, तो आई थिंक यहाँ पर सम होना चाहिए. तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया सम ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स हैविंग 3 यानी 3 एलिमेंट्स ईच. एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स थे और उन्होंने ऐसे कुछ सम यानी कुछ ग्रुप्स उन्होंने ऐसे डिस्कवर किए, आइडेंटिफाई किए, वर्ल्ड को बताए. नाउ Dobernier showed that, is it visible? Yeah. Dobernier showed that when the 3 elements in a trade were written in order of increasing atomic masses, then the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements. Now please listen carefully in Hindi. Dobernier ने ये दिखाया, हमको ये दर्शाया कि जब भी when द 3 एलिमेंट, जो वो 3 एलिमेंट्स थे जो कि इन सम ग्रुप्स के अंदर थे, जब वो 3 एलिमेंट्स, व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड वर रिटर्न इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस को बढ़ते हुए उनको तीनों एलिमेंट्स को लिखा जाता था एक ट्रायड के अंदर. फॉर एग्जांपल एलिमेंट ए, एलिमेंट बी एंड एलिमेंट सी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर. तो जो इसका और इसका सम, इन दोनों का सम करने पर जो उसका एवरेज होता था, यानी कि सम ऑफ ए प्लस सी अपॉन 2, दैट इज़ द एवरेज, इज़ इक्वल टू रफली बी. रफली इसका एवरेज बी के बराबर आता था, यानी कि बी के एटॉमिक मास के बराबर आता था. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी. ठीक है, सो अगेन आई एम टेलिंग यू दिस कॉन्सेप्ट. ए प्लस सी, ए और सी को जब भी ऐड किया जाता है अपॉन 2, यानी उसका एवरेज निकाला. दिस इज़ द सिस्टम ऑफ फाइंडिंग एवरेज. तो जब भी उसका इस तरह से करके एवरेज निकाला जाता है तो ये बी के इक्वल होता है, नॉट ए, ये बी के इक्वल होता है और रफली इक्वल होता है. हेयर इज द वर्ड रफली यूज्ड. वेट, ये रहा. सो दिस इज रफली. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, फॉर एग्जाम्पल, the triad constituting of the lithium, that is Li, sodium Na and potassium K, with the respective atomic masses. These are the atomic masses. So the average of lithium and potassium, that is this, is equal to 23. That is basically the atomic mass of the
the atomic mass of the sodium. Are you getting my point? Are you getting what I'm saying? Wait, see, just look here. I think I should not tell in this place. I'm finding a place to tell you. Wait, here, please look here. Word. So now you just look at the screen and please focus. See, हमने ये कहा कि एक ट्रायड जो है डोवर्नियर ने हमको शो किया. उस ट्रायड के अंदर उन्होंने हमें क्या बताया कि इस तरह की एक टेबल थी. सबसे पहला नाम था लिथियम, उसके दूसरा नाम था Na एंड देन K. तीनों के एटॉमिक मासेस मैं रेस्पेक्टिवली नीचे लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. एटॉमिक एंड देन मासेस, राइट. तो पहले का एटॉमिक मास, देन दूसरे का एंड देन तीसरे का. आई एम राइटिंग लाइक दिस. सो वेट, आर यू लुकिंग? लिथियम और इन तीनों के एटॉमिक मासेस. तो लिथियम का एटॉमिक मास है दैट इज़ 7, राइट. यहाँ पर लिखा हुआ है 7, 23 एंड 39. सो 7, 23 एंड 39 रेस्पेक्टिवली. नाउ हमने बोला था इसका और इसका एवरेज, यानी कि इसका और इसका अपॉन में इसका प्लस इसका एवरेज इज इक्वल टू ये बीच वाला नंबर. तो अब देखते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार. इतनी मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए, राइट. 39 के बाद में इट विल बी 40 एंड देन 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23. इज इट इक्वल टू 23? 2 1 2, 2 1 2, 2 3 23. सो या जो इन्होंने बात कही ये सच निकली, ये सच हुई भी, है ना. एंड सो फाइनली क्या हुआ, इस तरह से इनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था जो कि फर्स्ट ट्रायड में, फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रायड में ये अच्छे से वर्क किया भी. ओके, अब हम इसके अगले वाला देखते हैं. लिमिटेशन क्या हुई, क्या प्रॉब्लम क्या हुई जो डोबर्नियर का ये ट्रायड जो है फाइनली खारिज कर दिया गया या फिर नहीं माना गया या फिर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है. अब हम इसको फॉलो नहीं करते हैं और हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं. तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन दिस फॉर्मुलेशन? इस पूरे के पूरे फॉर्मुलेशन में आखिर प्रॉब्लम थी क्या? तो द प्रॉब्लम वॉज, द लिमिटेशन वॉज, लिमिटेशन बेसिकली मीन्स लिमिट क्या हो गई, क्या ऐसी जो है लिमिट आ गई जिसकी वजह से स्टॉप कर दिया गया है इस डोबर्नियर के ट्रायड को. लिमिट इज इक्वल टू स्टॉप ऑफ द डोबर्नियर ट्रायड. सो ऑल द एलिमेंट्स कुड नॉट बी ग्रुप्ड इन द ट्रायड्स. साफ सी बात है कि भाई इनका जो फॉर्मूला है ये ऐसा था, इस तरीके का था कि लिमिटेशन यही रह गई कि है ना, ये जो एलिमेंट्स थे ये ट्रायड्स में ग्रुप नहीं किए गए, ग्रुप नहीं हो पाए. क्यों नहीं ग्रुप हो पाए? ऑल द एलिमेंट्स कुड नॉट बी ग्रुप्ड इनटू द ट्रायड्स. ट्रायड्स में ग्रुप नहीं हो पाए, डोबर्नियर के ट्रायड में ग्रुप नहीं हो पाए. क्यों नहीं हो पाए? रीज़न क्या था? बिकॉज ये जो इनका रूल था कि ये एवरेज करेंगे और ये इस तरह से, ये सब फालतू हो गया था एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद, राइट, एक स्लॉट ऑफ टाइम के बाद. नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. सो ये फिर डेट आ रही है यहाँ पर देखो, 1817 जॉन वॉल्फगैंग डोबर्नियर. यहाँ पर है 1866 जॉन न्यूलैंड्स. सो इनके नाम के भी पीछे भी जॉन था लेकिन डबल एन वाला. इनके नाम के पीछे जॉन था सिंगल एन वाला, राइट. सो जस्ट यू कैन लुक ओवर हियर. न्यूलैंड्स in 1866 Johann Newlands arranged the then known elements in the order of increasing atomic masses. अब उस टाइम पर न्यूलैंड के इस ईयर 1866 में जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे या फिर वहाँ पर डिस्कवर्ड थे, उनको इन्होंने ग्रुप्स के अंदर अरेंज करना शुरू किया. इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन करना शुरू किया ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. और इन्होंने बाकायदा एक लॉ भी दिया. तो लेट्स सी व्हाट वाज दैट. सो न्यूलैंड फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट्स हैड properties similar to that of the first. He compared this to octave found in music, therefore he called it Newland's law of octave. So जो हम कहते हैं 7 सुर होते हैं ना हमारे यहाँ पर, 7 सुर कौन सा होता है हमारे? ये आपको पता चल रहा है कुछ अभी? सी यहाँ पर देखो, सा रे गा मा पा धा
सा। तो ये सा और सा मैच कर रहे हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा एंड सा आर मैचिंग। इसी तरह से वो बताना चाहते थे कि न्यूलैंड फाउंड दैट every eighth element had properties similar to that of the first। जो पहला एलिमेंट है, जो ये हमारा पहला एलिमेंट है, वही एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच खाता है, राइट। सो इस चीज़ को न्यूलैंड फाउंड दैट एवरी एट एलिमेंट, ठीक है। ही कंपेयर्ड दिस टू ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक। जो म्यूजिक में जो ऑक्टेव होता है ना, सारे गामा पाधा निसा, उससे इन्होंने इसको कंपेयर किया एंड देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव। ना न्यूलैंड्स ऑक्टेव, न्यूलैंड के ऑक्टेव को और थोड़ा अच्छे से हम समझते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। दिस इज नॉट सम, वेट, this is here, this is SAME, was not found to be same। sodium is the eighth element after lithium, was found to be same। यानी कि अब हमको जैसे यहाँ पर दिखाया गया था कि जैसे इन्होंने जमाया था ना लिथियम और सोडियम और पोटेशियम को एक साथ, वैसे इन्होंने भी जमा दिया लिथियम और सोडियम को एक साथ। और इन्होंने क्या बोला कि ये फर्स्ट है, लाइक हेयर यू कैन सी, वेट, सो इन्होंने बोला कि ये फर्स्ट है, ठीक है। फिर कंटिन्यूइंग ये सेम है, देन ये इसके एट्थ है, ये सेम है, देन इसका एट्थ ये है सेम, इसका एट्थ ये है सेम। तो इस तरह से इन्होंने शो किया। और ये हमारे जो हैं भाई साहब, ये कैल्शियम तक तो पहुँचे, कैल्शियम के आगे इनका फॉर्मूला काम करना बंद कर गया। देखो अब क्या हुआ था, ये सोडियम इज़ द एट्थ एलिमेंट आफ्टर लिथियम, ठीक है। लिथियम के बाद में आप गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वेट, लिथियम इज द फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8। तो लिथियम और ये दोनों एट्थ हैं। सिमिलरली सब एट्थ है, कोई से भी गिन के देख लें हम। जैसे कि हम अगर बात करते हैं इसकी, तो वेट हेयर, राइट, 1 2 3 4 है ना, हेयर 5 6 7 8, तो ये और ये सेम हो गए, ठीक है। सिमिलरली सब जाएंगे, सब सेम होंगे। इन दोनों का पेयर होगा, इन दोनों का पेयर होगा, इन दोनों का पेयर होगा, इन दोनों का, ऐसे इस तरह से, ठीक है, समझना। तो सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम each other, resemble each other, beryllium and magnesium, this is beryllium, this is magnesium, I told you they resemble each other, they have similar properties with each other, right। so now limitations क्या हुई, क्या प्रॉब्लम आई इसमें, तो मैंने आपको भी बताया, मैं वापस से आपको बता देती हूँ। सी, it was found that the law of octaves was applicable only up to calcium, as after calcium every eighth element did not possess properties similar to that of the फर्स्ट। यानी कैल्शियम तक तो ठीक है, लेकिन कैल्शियम के बाद में क्या हुआ, इनके जो प्रॉपर्टीज़ वाला सिस्टम था ये मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। इट वॉज assumed by Newland that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future, but later on several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves। In order to fit elements into his table, Newland adjusted two elements। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ, एक बार पूरा समझना, आप ढंग से एक बार कोशिश करना कि आपको समझ में आए थोड़ा सा वर्ड, या थोड़ा सा ये सही रहेगा, ठीक है। तो अभी आप देखना यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि उनका कैल्शियम के बाद में सिस्टम काम करना बंद हो गया, तो पहली लिमिटेशन यही हो गई। दूसरी लिमिटेशन क्या हो गई कि जब न्यूलैंड का ये जो था, तो न्यूलैंड ने ये मान लिया था कि भाई 56 के बाद में कोई एलिमेंट आने नहीं वाला है दुनिया में और इतने ही एलिमेंट होंगे, और न्यूलैंड ने ये कह दिया कि भाई इसके बाद में एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं। जबकि अभी कितने एलिमेंट्स हैं, 118 और प्लस टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, राइट। प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि और भी डिस्कवर हो सकते हैं, नो वन नोज। तो इसलिए 50 उन्होंने क्या मान लिया, 56 ही होंगे, तो इसलिए उनका वहीं के वहीं खारिज हो गया कि भाई तुम कैसे कह सकते हो 56 होंगे। और उसके थोड़े टाइम बाद में तो एलिमेंट्स आने लग गए धीरे धीरे करते करते, तो उनकी ये जो साइकोलॉजी थी यही गलत थी। तो इस वजह से उनका लिमिटेशन सेकंड नंबर ये हो गया। थर्ड नंबर लिमिटेशन मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर है सी। थर्ड नंबर लिमिटेशन क्या था, ये यहाँ से कंप्लीट नहीं है, अगर आप इसको चाहें तो इंटरनेट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट मी, तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में
जब भी आप लोग कहेंगे तो मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसको रीड कर लीजिएगा। इस पॉइंट को मैं कंप्लीट करके वहाँ पर लिख दूँगी आई मीन। ओके, सो इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट। आप इसको इतना भी लिखोगे ना एग्जाम में तो भी सफिशिएंट है कि यानी कि न्यूलैंड ने जो है अपनी टेबल को अच्छा दिखाने के लिए या अपनी टेबल को फिट और परफेक्ट दिखाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं एक ही टेबल के अंदर, एक ही ऑक्टेव के अंदर, जैसे कि मान लो यहाँ पर चल रहा है सा रे गा मा, तो वेट थोड़ा ढंग से समझाऊँ, वेट अ सेकेंड, हेयर आई एम गोइंग टू इरेज इट। सो यहाँ पर आप इस सिस्टमिंग से कुछ समझ सकते हो, मैंने आपके लिए ड्रॉ की है ये सिस्टमिंग, एंड आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा तो एटलीस्ट क्लियर होगा ही। तो वेट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़ वेट। सो हेयर यू कैन सी, आप यहाँ पर ढंग से बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, देखना और सुनना मेरी बातों को, ठीक है। सी, ओ माय गॉड, यहाँ पर हमने लिखा सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, करेक्ट। अभी आप ये सारी जो बीच की बातें हैं उनको तो छोड़ो और आप वापस यहाँ पर देखो। आर यू फाइंडिंग एनी मिसअंडरस्टैंडिंग ओवर हेयर? इस पूरे पीछे वाले को छोड़ के आप केवल यहाँ देखो, सा रेसा। तो यार रेसा इसलिए ऐड कर दिया, मतलब उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस कैसी दिखाई कि देखो भाई मेरी टेबल तो है एकदम ठीक, मेरी टेबल एकदम परफेक्ट है और मेरी टेबल में देखो सा और सा मैच भी कर रहे हैं। तो भाई तुमने रे और सा को एक साथ कैसे लिख दिया? आई मीन हाउ कैन यू राइट 2 एलिमेंट्स और 2 म्यूजिक components together? How can you write दो राग एक साथ? दिस इज़ टोटली रॉन्ग, दिस इज़ टोटली अनफेयर। तो इसलिए भी यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है कि इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स। उन्होंने 2 एलिमेंट्स एडजस्ट कर दिए। हाउ कैन ही डू दैट? तो उस वजह से ये तीसरा जो है लिमिटेशन हो गया, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, इनका ये जो टेबल था न्यूलैंड का, वो लॉ खारिज कर दिया गया। अभी आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, अच्छा हाउ मेनी पेज वी हैव टू डू दिस? आउच, दिस इज अ क्वेश्चन, सो जस्ट लेट मी चेक। मैं कोशिश करूँगी फटाफट से हो जाएं, ठीक है। आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर एंड मोर टाइम। सो ये तो दूसरा चैप्टर आ गया, वेट अ सेकेंड। वी हैव टू डू ऑलमोस्ट 14 to 15 पेजेस, 14 से 15 पेज करने। तो चलो करते हैं, हम यहाँ पे आ गए हैं। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखते हैं। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स इनटू डिनिट्री goes to Dmitry, आई थिंक डी इज थाईलैंड, तो डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। ये स्पेलिंग लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। यहाँ अगर आप लिखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो ये अगर आप ऐड कर देते हैं तो यू कैन गेट मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर इट। सो या यू शुड ऐड इट। सो द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स, एलिमेंट जिनको हमने देखा क्लासिफिकेशन के अंदर, अभी हम पढ़ रहे हैं, उसका मेन क्रेडिट किसको जाता है? मेन क्रेडिट इस बंदे को जाता है, दैट इज़ मेंडलीव। तो क्या करा इन्होंने? अब इनके बारे में थोड़ा पूरा पैराग्राफ है यहाँ पर भी, यू कैन सी हेयर ऑल्सो इट इज़ अ पैराग्राफ, और फिर पीछे भी बहुत सारा इनके बारे में लिखा हुआ है। तो आपको बस इसको पढ़ना है और सुनना है और समझना है, राइट। थोड़ी सी इंग्लिश का ज्ञान रखना पड़ेगा। मेंडलीव वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल of elements where the elements were arranged on the basis of their fundamental property of the atomic mass and also on the similarity of chemical properties. So मेंडलीव जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर थे अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के लिए, वेयर एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेसिस पर उन्होंने जो है अरेंज किया था, एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटी भी थी, और एटॉमिक मास के बेसिस पर भी। आई थिंक इन्होंने नंबर के बेसिस पे किया था, जहाँ तक मुझे याद आता है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। बाकी यहाँ पर तो यही लिखा हुआ है, तो व्हाट कैन आई डू? आई थिंक ही अरेंज्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, आई गेट सो। देख लेंगे अभी, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैच करते हुए उन्होंने अरेंज किया था। सो व्हेन द मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वर नोन इन ईयर 1869। सो मेंडलीव ने अपना काम स्टार्ट किया था 1869 ईयर में, जब 63 एलिमेंट्स ओनली उस टाइम डिस्कवर किए हुए थे।
और अभी कितने हैं 118। माइनस करेंगे 63, 8 में से 6 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 1 में से 6 नहीं जाता है, 11 में से 6 गया 5। सो 55 एलिमेंट्स और ऐड हो चुके हैं हमारे इस 1869 ईयर के बाद में, ठीक है। सो नाउ Mendeleev examined the relationship between atomic masses of the elements and their फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक मास और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ प्लस उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन तीनों के बीच में इन्होंने एक रिलेशनशिप एग्जामिन किया खुद मेंडलीव ने, ठीक है। मेंडलीव सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज द वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स विद द मोस्ट एलिमेंट्स। सुनो, यहाँ पर लिखा है कि मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया और उनको बताया वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स विथ मोस्ट एलिमेंट्स, और ये भी बताया कि इन्होंने ही यानी 1 नंबर एंड 2 नंबर, इन दोनों भाइयों बहनों ने ही, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं और इन दोनों ने ही मिलकर कंपाउंड्स फॉर्म किए हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ। यानी हाइड्रोजन जाता है, कभी किससे मिलकर कंपाउंड बनाता है, कभी हाइड्रोजन किससे मिलकर बनाता है, कभी ऑक्सीजन किससे मिलकर बनाता है। तो ये जो है बनाते रहते हैं कंपाउंड आपस में नहीं, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी, ठीक है। नाउ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ, सॉरी टेबल नहीं लॉ, तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव का लॉ क्या कहता था? अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द देयर एटॉमिक मासेस। अब इस चीज़ को जो है हमको डिनोट करना पड़ेगा एंड ये पूछा जा सकता है एग्जाम में यहाँ से यहाँ तक कि व्हाट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो आपको लिखना होगा कि द अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी वो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप है, क्योंकि उन्होंने एग्जामिन किया था रिलेशनशिप को, इसलिए वो बोल रहे हैं, मन से नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो पीरियोडिक ये जो एटॉमिक मासेस हैं और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है। सो दिस इज़ व्हाट हिज लॉ सेज। Mendeleev's periodic table contains vertical columns called groups and horizontal rows called period. Mendeleev की periodic table में it contains vertical columns and called groups. So columns is basically columns is equal to columns is equal to groups and rows is equal to periods. Now जो vertical होते हैं वो columns होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रोज होती हैं, राइट। सो ये जो है ये एक रिलेशनशिप है विच यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल। दिस स्टेटमेंट इज रिटन रॉन्ग, देयर इज a problem in this statement, so if you want me to characterize it you should comment or you can comment, otherwise I will do it when I'll get time, right? So now achievements of Mendeleev's classification. What were the achievements of Mendeleev's classification? मेंडलीव की क्लासिफिकेशन के अचीवमेंट्स क्या क्या थे, यानी कि हम देखेंगे लिमिटेशंस भी थी कहीं ना कहीं, बट कुछ ना कुछ इसके जो है अचीवमेंट्स भी थे। ओके, सो पहला अचीवमेंट ये था सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, यानी इन्होंने एलिमेंट्स की जितनी भी स्टडी करी या हमको बताई वो सब कुछ सिस्टमेटिक था। जैसे कि मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स सिंपल भी थी और सिस्टमेटिक थी। सिंपल प्लस सिस्टमेटिक उन्होंने ये स्टडी करी, यानी कि कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था और ना ही कोई सच फर्दर कोई प्रॉब्लम थी कि क्लासिफिकेशन में कुछ हार्ड था या कुछ कॉम्प्लिकेटेड था, बल्कि क्लासिफिकेशन से जो पढ़ाई थी वो इजी हो चुकी थी। नाउ प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड एट द टाइम ऑफ मेंडलीव गेव द क्लासिफिकेशन ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन, केवल 63 एलिमेंट्स वर नोन, मैंने अभी बताया। सो while arranging these elements in groups and periods, certain gap were left. These gaps represented some undiscovered element. उन्होंने वहाँ पर gaps छोड़े, gaps इसलिए छोड़े, for example like मान लो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हिज टेबल, है ना, एंड सो अभी यहाँ पर वी कैन सी लाइक उन्होंने लिख दिया कुछ भी, तो
ये जो स्पेसेस छोड़ी ना, ये वाली, ये इन्होंने कुछ इस तरह से स्पेसेस छोड़ दी, ताकि गैप्स छोड़ दिए, ताकि जब बाद में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर हो, कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाए, तो अब प्रेजेंट के जो साइंटिस्ट हैं वो इनमें इसको पुट करके और फिर आगे रिप्रेजेंट कर सकें और आगे प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, इसलिए उन्होंने गैप्स भी छोड़े। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें थी। और अब देखेंगे डीमेरिट्स यानी कि व्हाट वर द लिमिटेशंस एंड डीमेरिट्स बोथ आर बेसिकली इक्वल। सो आई एम गोना राइट लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो क्लियर नहीं थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी कि मेंडलीव ने ढंग से नहीं बताया था कि हाइड्रोजन बेसिकली होगा कहाँ। ठीक है, टेबल पूरी तैयार थी बट हाइड्रोजन का एक प्रॉपर प्लेस नहीं था, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, बार बार वो प्रॉब्लम्स उठाई जा रही थी। नाउ नेक्स्ट वाज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी पोजीशन भी वहाँ पर फिक्स नहीं थी। The periodic table of Mendeleev was based on the atomic masses of the elements. This means that the elements with different atomic masses must be given a separate places in the table. This was not correct. What? This was not correct? अच्छा, मतलब आइसोटोप्स को वहाँ पर पोजीशन नहीं दी गई थी, या फिर जो पोजीशन उनकी थी वो सेटिस्फाइंग नहीं थी, इसलिए वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। नाउ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया उन्होंने। ये एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट था, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी कि जब दो एलिमेंट्स की, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इसकी और इसकी है ना, लिथियम और दिस इज़ पोटेशियम की सेम है प्रॉपर्टीज़, तो इन दोनों को साथ में रखना चाहिए ना, एक ग्रुप में या एक कॉलम में, इस तरह से रखना चाहिए ना। वेर यू पुटिंग एक उत्तर तो एक दक्षिण, इस तरह से दूर दूर क्यों रख रहे हो तुम उनको साथ में रखो। तो वो एक साथ में रखने वाली जो फीलिंग, मतलब सॉरी, वो जो साथ में रखने वाली जो चीज़ थी वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स वर क्रिएट हो रही थी प्रॉब्लम्स। In the periodic table of Mendeleev, it has been found that the elements with similar properties were placed in different groups. जब कोई, अच्छा ग्रुप्स का मतलब क्या था, अगेन आई एम गोना रिपीट इट, हियर इट इज़, ग्रुप्स इज कॉलम्स इज खड़े हुए, है ना, इस तरह से। तो यानी कि जब आपको पता है कि इसके बाद में ये आना चाहिए क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, मान लो इसके बाद में ये आना चाहिए, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, तो आप इसके बाद में दूसरे वाले को वहाँ क्यों रख रहे हो, लाइक इस तरह से क्यों रख रहे हो, आप सीधे रखो ना, इनको एक साथ रखो ना। तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि भाई सेम चीज़ें साथ में, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें साथ में क्यों नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसके लिए हम एक नया बंदा अब यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया है, बट नाम इनका ज़्यादा नहीं आता, नाम इनका ज़्यादा आता है। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी जस्ट आई टोल्ड यू, द मेन क्रेडिट गोज़ टू इवानोविक मेंडलीव। क्यों जाता है इनको, और क्यों इन हेनरी मोसलो की मैसेली जो भी व्हाटएवर द नेम इज़, यू कैन गूगल इट। तो वो हेनरी जो भी हैं 1913 वाले, उनको क्यों नहीं जा रहा है मेन क्रेडिट, वाई द मेन क्रेडिट इज गोइंग टू हिम, क्यों जा रहा है उनको। सो देयर माइट बी सम रीजंस कि क्रेडिट उनको क्यों जा रहा है। तो लिसन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज गिवन बाय हिम। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो भी अभी हम प्रेजेंट लाइफ में स्टडी कर रहे हैं, हम और साइंटिस्ट और बच्चे सब लोग, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले ने जो दी थी वो है, ठीक है, राइट। सो नाउ हेनरी मोसले शोड दैट द एटॉमिक number of an element is more fundamental property than its atomic mass। ये आए और इन्होंने बोला कि भाई क्या तुम लोग एटॉमिक मास के पीछे पड़े हो, देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट देन एटॉमिक नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ही शोड दैट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी टू डिस्कवर एटॉमिक नंबर, टू डिस्कवर this table, any table, or to classify these elements is atomic number is a more fundamental property than its atomic mass। okay, modern periodic law क्या कहता है, modern periodic law कहता है, now again this can also come in the examination, so you should just remember it यहाँ से यहाँ तक। modern periodic law, properties of elements are a periodic function of their atomic number। properties of element, यहाँ पर क्या था, बस एक वर्ड का डिफरेंस है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या था कि मासेस, और यहाँ पर क्या है, नंबर। सो दिस इज अ शॉर्ट डिफरेंस एंड बिटवीन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द मेंडलीव्स लॉ, राइट।
Main points of modern periodic table. Modern periodic table has 18 vertical columns and 7 horizontal rows, which are also known as groups and periods respectively. Right? Already told. The periods represent main energy level N, that is shell as orbit. Shell as orbit. Okay. So just listen carefully. सुनना, एक बार सुनना, फिर कुछ कहना उसके बाद में ही. So the periods which are the this vertical columns, जो ऐसे वाले जो columns हैं जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो क्या represent करते हैं? main energy level, that is shell या फिर orbit. जैसे जो जिस नंबर पे आता है ना, like 1 तो 1, 2 तो 2, वो आपको टेबल देख के और अच्छे से समझ में आएगा. The number of elements in the periods बेस्ड ऑन 2n² का जो फार्मूला गिवन है उसके बेसिस पर ये हमने फार्मूला जो है क्लास 9th में भी आई थिंक देखा हुआ है. तो यार इससे हम पहले से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल k शेल n इज़ इक्वल टू 1, तो n 2n² इज़ इक्वल टू 2 × 1 × 1, दैट इज़ 2. सो एलिमेंट्स एंड सो ऑन, राइट? 2 elements. Again, here, trends in the modern periodic table. Atomic size. The atomic size refers to the radius of an atom. Atomic size मतलब क्या? ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये न्यूक्लियस से जो फाइनल जो KL में बी गो टू MNOP, तो वो जो भी है उसके बाद में ये जो लास्ट का फाइनल जो डिस्टेंस होता है उससे, और ये जो न्यूक्लियस का एंड होता है यहाँ से यहाँ तक का जो होता है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस. सो इसमें द रेडियस में जो है डिफरेंस आया. द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस. द एटॉमिक रेडियस डिटरमाइंस द एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम. ओके, तो ये ट्रेंड है. दूसरा ट्रेंड क्या है? एटॉमिक साइज इन अ पीरियड. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज. साइज डिक्रीज. अच्छा, ये सबको लिखने को आ सकता है एग्जाम में, तो प्लीज़ जस्ट लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है? देन द मीनिंग और देन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मीनिंग, लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करना है अभी. सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड of the periodic table, the size of an element is decreased since the size of an atom represented by its atomic radius. ठीक है, लिथियम, तो ये इधर जा रहे हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में जा रहे हैं. लिथियम का सबसे बड़ा रेडियस है, देन इसका उससे छोटा है, देन इसका इस तरह से. एटॉमिक साइज इन अ ग्रुप में नीचे जाते हैं जब हम, तो उसके अंदर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज. नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है? तो on going down in a group, the size of atoms increase. The smallest atomic size will be found at the top of a group, while the largest atomic size will be found at the lowest of a group, right? Metallic characters. The metallic character of the elements is due to their electron losing tendency or capacity. Metallic character of the element is due to. तो metallic character क्यों है? क्योंकि electron losing कैपेसिटी या टेंडेंसी वहाँ पर है, इसलिए. नाउ मेटेलिक कैरेक्टर इन अ पीरियड. ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ इन द एटॉमिक साइज, दैट इज, ये जो है जा रहा है, आपको दिख रहा होगा आई होप, ठीक है? इधर से इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ MC इज मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर गिरता जा रहा है और ग्रुप के अंदर बढ़ता जा रहा है. सेम है जैसे हमने एटॉमिक साइज का पढ़ा था. नाउ वैलेंसी. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड टू गेन एन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन इज नोन एज द वैलेंसी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं इनर्ट टू गेन एन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, या फिर हम कहते हैं उसको एक सेकेंड, या फिर हम उसको नोबल गैस कॉन्फिगरेशन भी कहते हैं. इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन या नोबल गैस कॉन्फिगरेशन लेने के लिए वैलेंसी में जितना नंबर चाहिए होता है, प्लस में या माइनस में, वो इसमें लिखा जाता है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड इज नोन एज द वैलेंसी. उसको हम वैलेंसी कहते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी विच वी हैव ऑल्सो स्टडीड इन क्लास
9th। सो या ये आप इससे फैमिलियर होंगे। वैलेंसी इन अ पीरियड, पीरियड में जब हम जाते हैं तो वैलेंसी कैसे जाती है? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। वैलेंसी पहले तो बढ़ती है, ठीक है, जैसे यहाँ से +1 है, +2 हो रही है, 3 4 हो रही है, फिर यहाँ से माइनस में जा रही है वापस, तो कभी कम होती है तो कभी बढ़ती है, इस तरह से वैलेंसी चलती है। और ग्रुप के अंदर वैलेंसी जो है 0 रहती है। ऑन मूविंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम, यानी अगर वैलेंसी 0 है तो 0 है, वैलेंसी सेम रहती है ऊपर से नीचे जब हम चलते हैं, राइट। पॉइंट्स टू रिमेंबर आर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज, ऑन मूविंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीज। ऑलरेडी हमने यहाँ पर भी स्टडीड ओवर देयर, तो हमको भी यहाँ पे इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन आंसर्स। आफ्टर क्वेश्चन आंसर्स वी आर नॉट एट ऑल डन विद दिस चैप्टर, दिस इज लिटरली अ लॉन्ग चैप्टर, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे अभी। आई विल ओनली रीड थॉरली और थोड़ा बहुत बता दूंगी। सो हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव्ड various anomalies of Mendeleev's periodic table? Modern periodic table settle the placement of isotopes as isotopes have same atomic number. Position of controversial position of hydrogen is also settled in the modern periodic table. So इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और जो है मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में ऐसा क्या डिफरेंस हुआ कि इसको एक्सेप्ट किया गया और उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो वहाँ पर दो बड़े मुद्दे उठ रहे थे। देखो मुद्दे मैंने आपको भी बताए भी थे, वेट अ सेकेंड, ये रहे डीमेरिट्स में मैंने आपको मुद्दे बताए थे। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर बार बार कंट्रोवर्सी हो रही थी, एंड दूसरा आइसोटोप्स की पोजीशन को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो रही थी, और दूसरा जो है एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाला सिस्टम तो वहीं पे सही हो गया था, क्योंकि इन्होंने नहीं बोला कुछ ऐसा खास, तो इसलिए ठीक है। उसके अलावा पे यहाँ पर लिखा है कि क्या क्या डिफरेंस था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है आइसोटोप्स की जगह मिल गई थी आइसोटोप्स को, क्योंकि आइसोटोप्स के पास अपना पर्सनल एटॉमिक नंबर होता है जो कि सब आइसोटोप्स के लिए सेम होता है। तो जिसकी वजह से आइसोटोप्स वाला मामला वहीं बंद हो गया। एंड जो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि हाइड्रोजन को कहाँ बिठाया जाए, तो हाइड्रोजन को भी अपनी सीट मिल गई, तो जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज बंद हो गई और फिर इस टेबल को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। नाउ नेम द 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपर्ट to show chemical to magnesium. What is the basis of your choice? Calcium and strontium would show chemical reactions similar to magnesium. They have same number of electrons in the outermost shell. ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, या फिर आंसर आई थिंक ठीक है, बट क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी हेयर यू आर आस्क्ड कि नेम the two elements you would expert, I don't know why it is written expert, you would suggest हो सकता है आई थिंक। तो अब यहाँ पर मैं आपको मेन आंसर के मुताबिक बता देती हूँ कि कैल्शियम और स्ट्रेनियम को हम बोलेंगे कि वो जो है मैग्नीशियम के बराबर, यानी कि मैग्नीशियम के बराबर कैल्शियम और स्ट्रेनियम का STR होता है, स्ट्रेनियम आई डोंट नो, तो मैं स्ट्रेनियम पूरा लिख देती हूँ। तो ये जो है इज़ इक्वल टू ये दोनों, यानी इनकी सिमिलर होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्यों? और सिमिलर केमिकल रिएक्शंस भी ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि वैलेंसी इनकी सेम है, इसलिए। ओके, नाउ नेम 3 elements that have single electron in the outermost shell. Lithium, sodium and potassium have a single electron in their outermost shell. So this is the things to learn. इसमें मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 elements that have 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईदर आउटरमोस्ट शेल। 2 एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तभी भी आपको लर्न करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दीज आर ऑल थिंग्स टू लर्न। एक किस में होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में। 2 किस्में होते हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम में। 3 किस्में होते हैं तो हीलियम, नियॉन और आर्गन में, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द थिंग टू लर्न। नाउ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑल मेटल्स that react with water to liberate hydrogen gas. Is there any similarity in the atom of these elements? Yes, there is a similarity. अभी हमने पढ़ा था कि have same number of electrons in their outermost shell, and that is नंबर क्या था? नंबर था 1। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न कि कुछ भी कर रहे हैं तो साथ में सेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक रीज़न है। द रीज़न बीइंग कि ये जो है हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका सेम नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल के अंदर। आउटरमोस्ट शेल जो होती है KLMN, तो लास्ट वाले के अंदर इन सब के एक होता है। किस के? दैट इज़ लिथियम
एंड पोटेशियम एंड देन सोडियम। ठीक है, इनका बार बार सबने इनका मुद्दा उठाया था, जितने भी लोगों ने इनके बारे में तैयार किया था। नाउ हीलियम इज़ एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज़ अ gas of extremely low reactivity. तो unreactive and extremely low reactivity is the same thing. Now what if anything do the atoms have in common? उनके atoms में क्या common है? मैंने अभी बताया था 2 electrons in case of helium and 8 electrons in case of argon. Now helium and argon, why the name of argon is coming? Argon, I think यहाँ पर neon होना चाहिए था. Helium and argon have completed outermost shell, 2 electrons in case of helium and 8 in case of argon. लेकिन अगर हम नियॉन की, आई थिंक क्वेश्चन एंड आंसर आर नॉट मैचिंग, आई थिंक सो, बट अगर हम नियॉन के केस में बात करते हैं तो नियॉन के केस में अभी हमने बात करी। अच्छा, आर्गन का नाम यहाँ पर आ गया है, तो या आर्गन का भी और हीलियम का सबका सेम ही केस है कि हैव फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। 3 एलिमेंट्स जिनकी आउटरमोस्ट शेल फिल्ड होती है, तो वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? हीलियम एंड आर्गन एंड ऑल्सो नियॉन। तो यहाँ पर हम नाम जो है नियॉन का भी लिख सकते हैं, वो भी बाहर से फुल होता है, इधर 2,8,8। ये आपको सब कुछ 9th क्लास में बताया गया था, दिस इज़ अ इजी चैप्टर कंसिडरिंग। ठीक है, नाउ 5th क्वेश्चन इज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, विच आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। मेटल्स कौन से होते हैं फर्स्ट 10 के अंदर? तो लिथियम एंड बेरिलियम आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज ऑल्सो द थिंग टू लर्न एंड दिस मे कम इन द एग्जाम। मैंने आपको ये बताया कि दिस इज़ टू लर्न, दिस इज़ टू लर्न, दिस इज़ टू लर्न, अगेन दिस इज़ टू लर्न। बाकी बीच में कुछ इतना था नहीं, बीच में सब उसका रिपीटिंग था। अगर ये लर्न है तो ये आप कहीं ना कहीं से निकाल लोगे। नाउ दिस इज़ अगेन टू लर्न समथिंग विच यू हैव टू लर्न। Now next is by dash 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 dash, I don't know where the question is, I think the question has flown away. ठीक है, तो ये NCERT का क्वेश्चन है यहाँ पर, बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, आगे भी ऐसे हैं क्या कहीं पे? नहीं है, आई थिंक दिस वुड बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए ऐसे कर रखा है। तो या यू कैन जस्ट लीव इट और यू कैन डू इट बाय योर ओन। तो मैं एक बार आपको मौका देती हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लो और फिर आप घर पे इसको पढ़ना और कमेंट बॉक्स में इसका मीनिंग आप खुद इसका वीडियो लेक्चर तैयार करके और इसका मीनिंग जो है डाल देना कमेंट बॉक्स में। तो मैं उस वीडियो को वापस देखूंगी एंड आई लाइक इट, आई शेयर इट, और मैं उसके साथ में इसको अटैच कर दूंगी, राइट। तो क्वेश्चन रीड करके प्लीज़ आप समझाना, ताकि पूरा जो हमारा ग्रुप है, जो हमारी जो कम्युनिटी है, उसको समझ में आ जाए एंड जितने भी हम लोग 10th के स्टूडेंट्स हैं, हम सबको इसका पता चल जाए, राइट। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, now next we come up to exercises. What is the first question? The first question is, which of the following statements is not correct statement about the trends? This is not trends, this is triads. wait, नहीं, सही है, ट्रेंड्स ही रहेगा यहाँ पर। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर पीछे, ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, सब कुछ जो बताया है ना, बस वही है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है ना, कुछ इतना है। और वीडियो में जो है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। वेयर इज स्टेप पॉइंट पेन, अभी मैंने ये रहा, देखो ये रहा वर्ड ट्रेंड्स। नाउ अगेन ये रहा वर्ड यहाँ पर ट्रेंड्स। सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। तो ये चीज़ें जो है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको लर्न करनी चाहिए। कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट्स सही हैं? आई थिंक 1 2 चूज़ है यहाँ पर, तो एक जो चूज़ करना है वो हम थर्ड वाला चूज़ करेंगे। द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर ईजिली। देखो पहले रीड करते हैं। द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। क्या लेफ्ट से राइट जाते हुए लेस मेटेलिक हो जाते हैं? तो मैं एक एक चीज़ का आपको प्रूफ देती चली जाऊँगी। क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच इज़ नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में हमको फर्स्ट वाला चेक करना है, करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। ठीक है, ए पॉइंट में क्या कह रहा है? बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर व्हेन दे गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अंडरलाइन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो और फिर क्वेश्चन को पढ़ने आओ, राइट। तो यहाँ पर देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स, तो जब लेफ्ट से राइट हम जाते हैं तभी क्या वो लेस मेटेलिक होते हैं? आंसर येस और नो। तो आई थिंक द आंसर शुड बी येस। आई हैव ऑल्सो told you कि on moving left to right in a period metallic character decreases because of the reason, कुछ भी हो, हमारे को मिल गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, तो we will put yes on it, yes, right, ये सही है। नाउ सेकंड आती है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो बढ़ता है। लेट्स चेक कि वो बढ़ता है क्या।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हमारा ट्रेंड्स के अंदर ही आता है, राइट। तो वैलेंसी जब इधर से हम इधर जाते हैं तो देखो, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। तो हाँ, बढ़ता तो बिल्कुल है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, येस दे इंक्रीज। सो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, येस लिख देंगे। अभी बात आती है इस वाले की, विच इज़ द आंसर ओनली। आपको दिख रहा है तो मैं कुछ झूठ नहीं बोलूँगी, बट पहले देख लेते हैं। द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर ईजिली। एटम्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं जाते हुए। क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं? नो, दे डू नॉट लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे लूज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। ऑक्साइड्स बिकम मोर, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड, और लोग बच्चे जो हैं नॉर्मली इसमें और इसमें कंफ्यूज होने लग जाते हैं, द थर्ड एंड द ऑप्शन। तो देखो फोर्स वाले को समझते हैं। द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। जो ऑक्साइड्स हैं वो मोर एसिडिक होती चली जाती हैं। नो, ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, एसिडिक यानी कि एसिड्स। तो आई डोंट थिंक यहाँ पर मतलब कुछ भी रिलेशनशिप मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, पर्टिकुलरली। और बाकी मेटेलिक कैरेक्टर जो हैं इधर से इधर जाते हुए इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। तो मेटेलिक जब कैरेक्टर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो यहाँ पर एसिड की बात कहाँ से आ गई? लाइक मेटल इंक्रीज़ हो रहा है ना, एसिड थोड़ी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए हम इन तीनों को यस रखते हुए हम इस वाले को नो मानते हुए इसको आंसर में लिखते हैं। अब तो आपको लर्न हो गया होगा, आई थिंक सो। ना नेक्स्ट, एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला HCl। HCl से आपको H नहीं मान लेना है, which is a solid with a high melting point. X would most likely be in the same group of the periodic table as। तो एलिमेंट X जो है वो क्लोराइड बनाता है, ठीक है, विद द फॉर्मूला HCl²। Mg माना है, Mg आंसर है, तो Mg जो है क्लोराइड बना लेता है इसके साथ, जो कि एक सॉलिड हो जाता है। आप गूगल कर सकते हो और आप इसको अच्छे से वीडियो एक्सप्लेनेशन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू वांट मी टू गिव इट्स video explanation, you can comment down in the comment section, and you have to give it like a thumbs up so that I can understand कि आपको understand यानी समझ में आ रहा है, right? Now next is, which element has two cells both of which are filled with electrons? अभी मैंने बताया था आंसर में आप नियॉन लिख सकते हो, आप आर्गन लिख सकते हो, एंड ऑल्सो एक और ऑप्शन मैंने अभी आपको दिया था, दैट वाज शायद तक हीलियम, या ये देखो ये रहा, हीलियम लिथियम एंड नियॉन, सॉरी हीलियम नियॉन एंड आर्गन, हीलियम नियॉन एंड आर्गन। तो वही यहाँ पर हमने किया, नियॉन लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 मैग्नीशियम। 282 मैग्नीशियम की क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम और इन दोनों में ही, हाँ बस इन दोनों में ही जो है लास्ट में 2 होता है। तो 2, 8 और 2 के लास्ट में 2 आ रहा है। आई डोंट नो इसका क्या है, बट इसका तो फाइनल यही है, राइट। Now next is a total of 3 shells with 4 electrons in its valence shell. A total of 3 shells with 4 electrons in its valence shell. बाहर वाले शेल में 3 शेल्स तो इसकी टोटल होती हैं, 1 2 3, और बाहर वाली शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो है ये तो सिलिकॉन का आई गेस यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग टू लर्न, न्यू डिस्कवरी, न्यू थिंग टू लर्न। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, दिस ऑल्सो यू हैव टू लर्न। Next is twice as many as electrons in its second shell as in its first shell. Twice as many as electrons in its second shell as in its first shell. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फर्स्ट शेल में जितने हैं दैट में मे बी 2, उसका डबल सेकेंड शेल में दैट इज़ 4। तो वो कार्बन है, कार्बन का 4 है, क्योंकि कार्बन वाला जो चैप्टर है उसमें पूरा ढंग से डिटेल में बताया गया है कि कार्बन का बार बार वहाँ पर आता है कि कार्बन का जो है कार्बन एंड कंपाउंड्स क्या आता है कि कार्बन का जो है वैलेंसी है 4, और कार्बन जो है कंपाउंड 4 कंपाउंड्स के साथ में बनाता है अपने आइसोटोप एंड मैनी टॉपिक्स आर देयर। आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट चैप्टर ओवर हियर नाउ। विच प्रॉपर्टी डू ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेम column of a periodic table as boron have in common? All the elements in the same column of as boron have 3 electrons in the valence shell, and this is all elements are trivalent. ये आपको भी लर्न करने की चीज़ है वापस से। तो अगेन इसके बाद में ये लर्न करने की चीज़ है, और पीछे भी मैं 5 चीज़ें मैं दे चुकी हूँ पीछे जो आपको लर्न करनी है। और मे बी दिस ऑल्सो यू कैन लर्न इफ़ यू वांट टू, ये भी आप लर्न कर सकते हो अगर आप चाहो। बाकी ये दोनों मैंने दे दी है, तो टोटल 3 चीज़ें मैंने दे दी है इन 2 पेजेस के अंदर। ना नेक्स्ट इज व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोराइन। ये सेम चीज़ वापस आई है, देखा, दिस इज द सेम थिंग
तो ये आप जब टेबल रीड आउट करोगे और आप जब टेबल को लर्न करोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज तो ये ऑफ नो यूज़ है, ठीक है। एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, एक एटम है जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। नाउ क्लोराइन ये होगा, कैसे पता चलेगा? यू शुड रिमेंबराइज इट। नाउ व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? ये जो क्लोराइन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। 17 का आप खुद कर लो ना, 28 अगेन होता है, वेट, 282 नहीं होता है यहाँ पर, मैंने आपको 282 बताया था, सॉरी, इट वुड बी 8, तो इसलिए यहाँ पर 8 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर आएगा 2,8,7 विच इज़ ऑफ क्लोराइन। एंड क्लोराइन का अगर हम इसका सम करते हैं तो इसका सम क्या आएगा? 8 के बाद, वेट, वी आर नॉट एबल टू सी 8 के बाद 9, 10 एंड 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 17, राइट। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर? 17 दिख रहा है आपको सिमिलैरिटी? सो नाउ नेक्स्ट इज, to which of the following elements would it be a chemically similar? Atomic numbers are given as in parentheses, that is brackets. So N is 7, F is 9, P is 15 and argon is 19. To which of the following elements would be chemically similar? F is 9. I am not able to understand it. If you are, then please tell me in the comment box. The position of three elements A, B and C shown in the periodic table are as shown बिलो। ये देख लो, ए ग्रुप 17। अब आपको टेबल की लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो हेयर, फ्रॉम हेयर टू टिल हेयर, आई जस्ट एक्सेप्ट लर्न टेबल, दैट्स इट। बस टेबल लर्न है तो सब कुछ हो जाएगा, लर्न होनी चाहिए टेबल पूरी की पूरी एट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 and phosphorus atomic number 15 belong to a group 15 of a periodic table. Write the electronic configuration of these two elements. Which of these will be more electronegative? Why? तो पहले तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको बहुत अच्छे से आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपने इसको 9th क्लास के अंदर अच्छे से सीखा हुआ है। तो मैं आपको पहले बताती हूँ, नाइट्रोजन का नंबर है 7, जब नंबर 7 है तो उसका हो गया 2,5, और वैसे ही इसका नंबर है 15 है तो 8 और 2 10 और 15, तो ये हो गया 285, right? Now non-metallic character decreases as we move down to the group, therefore nitrogen will be more electronegative than phosphorus. Now this is the thing you have learned already, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि you have to learn it। और कहाँ पर बताया था मैंने? मे बी मैंने उसको वो नहीं करा और टिक नहीं करा, बट मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर आपने पढ़ा था कि ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट ऑन अ पीरियड, मैंने आपको बोला था ये पॉइंट टू रिमेंबर है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी लर्न करना है आपको। ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीजेस, यानी उधर जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ते हो उधर जाते हुए। तो अभी यहाँ पर आपको ये वापस से लर्न द टेबल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। फॉर वेयर इज़ द क्वेश्चन? फॉर दिस क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये जो लास्ट में ये क्वेश्चन आता है ना, यहाँ तक तो आप 9th में सीख कर आए हो। अब ये वाला जो क्वेश्चन आ जाता है ना, इसको आपको करने के लिए आपको लर्न टेबल की वापस ज़रूरत आती है। अगर आपने यहाँ टेबल लर्न करी तो आप यहाँ पे डेफिनेटली कहीं नहीं अटकने वाले हो, इतना मेरे को पता है, राइट। अभी वापस से देखते हैं, चलो। 8 क्वेश्चन क्या है? 8 के बाद में भी इट इज़ थोड़ा सा, हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे आप कह सकते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको क्या जगह मिलने वाली है? तो ग्रुप मेंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी predicted from the number of electrons in the outermost shell. Group member of an element can be predicted from the number of electrons in the outermost shell. Period number of an element can be predicted from the number of shells with filled electrons. Please learn these 2 points, and even I should say just learn this whole question, ठीक है। बस लर्निंग के लिए कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर है सराउंडेड बाय विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 and 38. Which of these is the physical chemical properties resembling calcium? Elements in a group have similar properties. Elements with atomic number 12 and 38 lie in the same group as calcium, therefore will have the properties resembling calcium. Okay. Compare and contrast similarities, and this similarities also have made you learn. Just अभी मैंने आपको बताया था, wait, sorry, where I have told you, अभी मैंने बताया था
यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आया था ना अपने पास, क्वेश्चन था या कुछ तो था आई थिंक, वो जो भी था, तो फाइनली अगर आपको इसका आंसर देखना है तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर you can take out a screenshot, and if you like the video please share the video. If you just enjoyed it, please comment down, please like it, please subscribe to the channel पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी और अमेजिंग आने वाली है। पूरे लेक्चर्स में हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट भी कर दिया विद क्वेश्चंस, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एंड 55 मिनट्स का ही है केवल वीडियो, विच इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन, जहाँ पर आप केवल एक नॉर्मल टीवी शो देखने में टाइम वेस्ट कर देते हो। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। सो या, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक इट, सच में थम्स अप करके लाइक करना, एंड प्लीज़ शेयर करना, बहुत सारे फ्रेंड्स को अपने सेंड करना, एंड उनको बताना कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर कितना ईजी है अकॉर्डिंग टू दिस चैनल, राइट? सो गुड बाय एंड हैव योर नाइस लाइफ एंड नाइस डे ऑल्सो टुडेज़, जब जो भी टाइम पे आप देख रहे हैं। एंड प्लीज़ डू कमेंट कि आप कब टाइम पे देख रहे हैं, और जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई है ना, तुरंत वीडियो रोक के कमेंट करते जाओ, ताकि क्या है, मेरे को भी बता रहे हैं और आपको भी क्लियर रहे कि क्या हमने कब करा है और क्या चीज़ हमको कितना समझ में आई है। अगर आपके आंसर्स मुझ तक सही से पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गेटिंग एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।